हाय हेलो इन्वेस्टर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है एक लाइव पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो किसी भी मार्केट के अंदर किसी भी इन्वेस्टर को जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है पोर्टफोलियो मेकिंग स्किल्स। तो आपको जो है प्रॉपर पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाते हैं इस वीडियो के अंदर हम हर एक चीज़ सीखेंगे। हम लोग बेसिकली लाइव यहाँ बैठ कर जो है 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप देखोगे तो सूटेबल होगा। अब इसमें से आपको स्टॉक्स कॉपी नहीं करने, आप अप्रोच ले सकते हो कि किस तरीके से जो है पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, और आप इसी अप्रोच से जो है आपका खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आपको जो है मुझे इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। यहाँ अगर आप देखोगे तो आप जो है मेरे इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ पे जो है ऐसा फॉर्म दिया हुआ है। आप ये फॉर्म को फिल कर कर आराम से मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको जो है वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगा, जहाँ आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो और आपके सारे क्वेश्चन से, कोई स्टॉक से रिलेटेड हो गया, कोई मार्केट रिलेटेड क्वेरीज हो गया, कोई आपको साइकोलॉजिकल रिलेटेड इशू हो गया एज रिलेटेड टू मार्केट, या आपके कोई स्पेसिफिक बायसेस है, तो उससे रिलेटेड मैं अपना जो भी गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। आपके सारे डाउट्स जो है आपके साथ वन ऑन वन बैठकर सॉल्व करूंगा। इसके साथ साथ आपको डेली ग्रुप के अंदर अपडेट मिलते रहेंगे कि कौन से स्टॉक्स जो है मैं रीड कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टॉक को अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे अपलोड करना बॉस पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे आपको ये भी बात पता चलेगा कि यार कौन से स्टॉक्स जो है मैं पिक कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के लिए, और मेरे क्या इनसाइट्स है, क्या स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, क्या स्पेसिफिक थीसिस या एंटी थीसिस की वजह से मैं उस स्टॉक को अवॉइड कर रहा हूं या पिक कर रहा हूं। अब ये बाय और सेल रिकमेंडेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, ये बस आपको जो है थीसिस और एंटी थीसिस किसी भी बिजनेस रिलेटेड हम किस तरीके से सोच सकते हैं ये सिखाने के लिए होगा। इसके साथ साथ आपको जो है एक और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आप देख रहे हो तो अभी Q4 सीजन जो है स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग जो है हर वीक लाइव बैठ रहे, उस वीक के अंदर जो जो स्पेसिफिक रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पे हम रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं जो है अपना आउटलुक भी बता रहा हूँ कि कौन से कंपनी के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ, कहाँ रिजल्ट अच्छा है, कहाँ रिजल्ट देखकर हम खुद बैठकर एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि यार ये कंपनी के अंदर कुछ सिचुएशन इंप्रूव हो रही है क्या, और हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे लाइव सेशंस के अंदर बैठकर। ये मेंटरशिप प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ की होगी। नीचे फॉर्म दिया हुआ है, सिंपली आपको फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है, और आप आराम से जो है रजिस्टर कर सकते हो। अब जो है हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो आप कभी भी खुद के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक चीज, हर एक इंसान का पोर्टफोलियो जो है अलग अलग होता है। यहाँ पे जो है आपको सबका रिस्क समझना पड़ेगा, आपको खुद का रिस्क समझना पड़ेगा। जैसे कि किसी इंसान के लिए, कोई फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है तो उसके लिए वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी इज ओके। अब कोई कोई लोगों के लिए पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो लोग जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते इतनी वॉलेटिलिटी। जब लोग देखते तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाते, लोग सोचते हैं, लोगों को दिमाग पे टेंशन आने लगता है। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको जो है अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली आपके लार्ज कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक से जो है कंपैरेटिवली हायर होती है। अब इसके साथ साथ किसी के रिक्वायरमेंट होती है डिविडेंड्स की, किसी की नहीं होती है, किसी को जो है ग्रोथ स्टॉक्स चाहिए होते हैं, किसी को रेगुलर मंथली रिकरिंग इनकम चाहिए होती है, तो वो भी किसी किसी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको जो है उस पर्सन के आईपीएस रिलेटेड जो है थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है पोर्टफोलियो रिलेटेड कि यार पोर्टफोलियो जो है आपका कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए या डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि यार आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा पैसा बनाना है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, अब यहाँ पे जो हम पोर्टफोलियो बनाएंगे वो भी जो है इससे थोड़ा सा अलग है। पोर्टफोलियो आप कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बिजनेस के अंदर नॉलेज है, सेक्टर के अंदर नॉलेज है, आपको कंपनी समझ आ रही है और आपका कंपनी के अंदर कंट्रोल है, तो ही आप कॉन्सेंट्रेटेड जा सकते हो। क्या आपने मेरा वर्ड सुना, कंट्रोल्ड? अब रिटेल इन्वेस्टर का जो है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कंट्रोल नहीं होता है या इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप आपके पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ 3 स्टॉक्स रखोगे, 4 स्टॉक्स रखोगे, तो यार कल को अगर किसी भी स्टॉक के अंदर दिक्कत आ जाता है, फ्रॉड मिल जाता है, अकाउंटिंग इशू हो जाते हैं, या फिर अगेन सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, मार्केट के स्लो डाउन आ जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो जो है पूरी तरीके से ड्रैग होगा। कई बार हमें जो है सिर्फ स्टॉक पर्सपेक्टिव नहीं सोचना चाहिए, अगर हमें रियल वेल्थ बनानी है ना तो हमें जो है हमारे पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव भी सोचना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अगेन मैं तो ये चीज रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि आपका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इससे ज्यादा आप जो है डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव फॉलो करो, मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि डाइवर्सिफाइड रहोगे तो आपका रिस्क भी जो है उसी तरीके से डाइवर्सिफाइड रहेगा, एंड अगेन आपको कोई इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा आपके सिर पे ऑल टाइम। और कोई भी एक दो स्टॉक जो है कल को चलना भी बंद कर देते हैं, अगेन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो है रिमेनिंग स्टॉक्स रहेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को बचा कर रखेगा। और इसके साथ साथ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इसके पहले हम सीधा पोर्टफोलियो बनाने की तरफ जाए, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप जो भी स्टॉक्स ऐड कर रहे हो, आपको जो है उनका डिटेल्ड बिजनेस मॉडल एनालिसिस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार इसका बिजनेस मॉडल किस तरीके से है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल नहीं समझ आता तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप जो है थोड़े सिंपल बिजनेस मॉडल की तरफ जाओ। अब इस पोर्टफोलियो के अंदर, ये सैंपल पोर्टफोलियो के अंदर मैंने कौन से स्टॉक सिलेक्ट कर रखे और क्या बेसिस पे मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया, मैं आपको वो बताता हूं। अब क्या सेक्टर चूज करके रखे, कभी भी अगर आप देखोगे तो किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो वो होता है आपका सेक्टर। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप कभी भी आपका पोर्टफोलियो फ्रेम करते हो तो आपको जो है दो चीज कंसिडर करनी चाहिए। एक, आपके सेक्टर के अंदर टेलविंड्स है क्या, और दूसरी, आपके सेक्टर के कंपनीज के अंदर टेलविंड्स है क्या, ये कंपनी जो है बॉटम्स अप लेवल पे ग्रो कर रही है क्या। तो पहले सेक्टर हमें समझना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो ये सारे सेक्टर जो मैंने चूज किए हमारे पोर्टफोलियो के लिए, ये सारे स्टॉक जो है, सारे सेक्टर्स जो है, आई मीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे। सारे सेक्टर्स के अंदर टेलविंड है। और ये टेलविंड्स किस तरीके से समझेगी, जब अगर आप देखोगे तो ये सारे सेक्टर की जो कंपनीज है, मैं उन कंपनीज को ट्रैक करूंगा, इनके पीयर्स को ट्रैक करूंगा, तभी मुझे आइडिया लगेगा कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा टेलविंड्स है। तो हमने जो सेक्टर चूज किए वो है अगेन ईएमएस सेक्टर में से हमने एक स्टॉक उठाया। टोटल 10 स्टॉक का ये पोर्टफोलियो है। कैपिटल मार्केट से हमने 2 स्टॉक उठाए, हॉस्पिटल से 1 स्टॉक उठाया, स्पेशलिटी केमिकल्स वाले सेक्टर से जो है 1 स्टॉक उठाए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से अगेन 1 स्टॉक, ज्वेलरी रिटेल से अगर आप देखोगे तो 1 स्टॉक उठाए, कंज्यूमर सेक्टर से 2 स्टॉक उठाए और फाइनेंशियल सेक्टर से जो है 1 स्टॉक उठाए। अब जो है हम वेटिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं जो है थोड़ा डाइवर्सिफाइड अप्रोच के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि कल को अगर एक भी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर ड्रॉडाउन नहीं देखने मिलना चाहिए। तो इसलिए जो वेटिंग मैंने करी है, फॉर एग्जांपल हम लोग जो है 10 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे ये वीडियो के अंदर, तो जो वेटिंग करी है वो जो है मैंने इक्वली वेटेड अप्रोच के ऊपर करी हुई है। तो यहाँ पे हम जो है एक बार स्टॉक्स को डिस्कस करना चालू करते और बात करते कि कौन से स्टॉक्स मैंने इस पोर्टफोलियो के लिए चूज किए। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है 10 लाख रुपीस है, तो हमारे पास जो है 10 स्टॉक्स है। अगर आप देखोगे तो सारे स्टॉक को जो है इक्वल वेटिंग दी है मैंने, और हर एक स्टॉक के अंदर हमने जो है 1 लाख रुपीस जो है इन्वेस्ट कर रखे। अब ये रियल में नहीं करे, लेकिन ये जो है एक सैंपल पोर्टफोलियो है जो कि मैंने, अगर आप देखोगे तो एवरेज इन्वेस्टर को कंसिडर कर सबसे ईजी सेक्टर्स उठाए जहां पे सबसे ज्यादा टेलविंड्स है, और एकदम डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखे और एकदम मॉडरेट रिस्क को कंसिडर कर जो है ये पोर्टफोलियो बनाया गया है। तो यहां पे आप सीख सकते हो कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनता है। तो ईएमएस स्पेस से जो है, जो कि मैंने कंपनी चूज की है वो है एम्बर एंटरप्राइजेस। अगर आप देखोगे तो ईएमएस स्पेस के अंदर फर्स्ट थिंग टेलविंड्स बहुत ज्यादा है। अब ये पोर्टफोलियो के अंदर जो भी कंपनीज चूज की गई है, ये मैंने दो चीजों को अकाउंट कर की है। एक तो आपका सेक्टर का ग्रोथ, दूसरा आपका कंपनी का ग्रोथ और कंपनी का वैल्यूएशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एम्बर एंटरप्राइजेस जो है कुछ टाइम से, यहां अगर आप इनकी टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। इसके साथ साथ ये जो है आपके ईएमएस स्पेस के अंदर कंपनी काम करती है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो टेलविंड्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका रूम एयर कंडीशनर ये वाले सेगमेंट से जो है मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। अगर आप देखोगे तो ओडीएम और ओईएम प्लेयर्स के अंदर जो है अच्छा खासा ग्रोथ हमें पिछले 4 क्वार्टर से देखने मिल रहा है। और अभी हीट वेव भी आ रही है अगर आप देखोगे तो, और समर्स अगर आप देख रहे हो तो बहुत ज्यादा हॉट होता है आजकल। तो इसलिए आपके जो एसी स्टॉक्स है, यूजुअली इनके अंदर एक सीजनैलिटी कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। तो आपकी जो एसी कंपनीज होती है, जो कंपनीज आपकी एसी बनाती है, उनके पार्ट्स वगैरह बनाती है, उनका डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो जो है यूजुअली कंपनीज आपके Q1 के अंदर बेटर परफॉर्म करती है। तो इसलिए ईएमएस स्पेस से जो है मैंने एम्बर को सिलेक्ट किया है। अब इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला भी डिवीजन है, जहाँ पे ये लोग रूम एयर कंडीशनर के अंदर भी है, नॉन रूम एयर कंडीशनर के अंदर भी है, ये लोग वॉशिंग मशीन के अंदर भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिविजन के अंदर भी है। उसके अलावा ये लोग आपके रेलवे डिविजन के अंदर भी एंटर कर लिए, जहाँ पे ये लोग कवच के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लेने वाले। बट इस डिवीजन के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है इस स्टॉक का जो है डिसेंट ही है, और ग्रोथ अच्छी है। मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो अगेन मार्जिन्स अगर आप मैं बाकी पीयर्स को कंपेयर करूं तो हेल्दी ही है इस कंपनी के। अब एम्बर के बाद जो दूसरा स्टॉक हमने इस पोर्टफोलियो के लिए चूज किया है वो है सीडीएसएल। अब सीडीएसएल जो है मैंने कैपिटल मार्केट सेक्टर से पिक किया है। अब अगर आप कैपिटल मार्केट सेक्टर देखोगे तो यहाँ वैल्यूएशंस अगेन बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। उसी तरीके से अगर आप सीडीएसएल का वैल्यूएशन देखोगे तो पहले सीडीएसएल जो है 73-74 के पी पे ट्रेड करता था। अभी करंटली अगर आप सीडीएसएल का वैल्यूएशन देखोगे तो 51 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग जो है अपनी सेविंग्स इन फॉर्म ऑफ एफडी रखते हैं, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, या फिर कुछ और फॉर्म्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि रियल एस्टेट वगैरह। तो
इक्विटी का जो पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़, वहाँ पे जो है सिर्फ 8% लोगों के पास ही जो है डीमैट अकाउंट है। तो आप बस ये सोचो कि आगे जाकर कल को ये 8% का नंबर जो है 16% हो जाता है, तब जाकर जो है आपकी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी। तो आप ये बस इमेजिन करो। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इंडिया के फाइनेंशियल स्टोरी के ऊपर बिलीव करते हो तो सीडीएसएल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है, क्योंकि ये जो है एक डिपॉजिटरी है जहां आपके शेयर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सेव होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है पिछले कुछ 4 से 5 क्वार्टर से, बट अगेन पिछले 2 क्वार्टर से आपके कैपिटल मार्केट के अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा है। इसलिए अगर आप इनका Q3 देखोगे तो ग्रोथ जो है रिड्यूस हो गई, और Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो हाँ ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि FY26 के अंदर आपका Q2 तक तो जो है कैपिटल मार्केट से रिकवर हो जाएंगे, वॉल्यूम्स वगैरह फिर से आ जाएंगे, तो तब ये कंपनी जो है एकदम इंटरेस्टिंग बेट बन सकती है, और वहां पे जो है री रेटिंग अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सीडीएसएल को चूज किया आपके कैपिटल मार्केट थीम से। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी जो थर्ड कंपनी जो चूज़ की है हमने इस पोर्टफोलियो के लिए, वो है आपका मैक्स हेल्थ केयर। अब मैक्स हेल्थ केयर जो है मैंने हॉस्पिटल सेक्टर से चूज़ करी है। अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर अगेन बहुत ज़्यादा टेलविंड्स। अब मैक्स हेल्थ केयर के लिए फ़ायदा कहाँ होता है, एक चीज़ अगर आप देखोगे तो इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से जो आपके फॉरेन पेशेंट्स है वो भी जो है इंडिया के अंदर आना स्टार्ट हो गए। इनफ्लो हमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है फॉरेन पेशेंट्स के थ्रू। इसके साथ साथ मैक्स हेल्थ केयर अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है ओवरऑल इनका हॉस्पिटल प्रेजेंस देखोगे तो डाइवर्सिफाइड है, किसी भी एक रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, और ये जो है एक लार्ज कैप स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो अगेन मैक्स हेल्थ केयर की जो वैल्यूएशन है आई नो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री के कोई भी स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो तो आपको जो है ईवी टू एबिटा का मल्टीपल देखना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो हाँ 57 का ईवी टू एबिटा का मल्टीपल है, जो कि एक्चुअली एक्सपेंसिव है। री रेटिंग पोटेंशियल थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अगेन मैक्स हेल्थ केयर के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। पूरे हॉस्पिटल स्पेस के अंदर इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी, लीडर होने के बाद भी मैक्स हेल्थ केयर जो है 40% के आसपास ग्रो किया है Q3 के अंदर। मार्जिन अगेन इंप्रूव हो रहे हैं, और अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है केपेक्स भी कर रही है बहुत ज़्यादा, ग्रीन फील्ड केपेक्स और ब्राउन फील्ड केपेक्स। तो जैसे जैसे केपेक्स लाइव होगा कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। अब अगेन उसके बाद जो फोर्थ स्टॉक हमने चूज किया है पोर्टफोलियो के लिए वो है प्रिवी स्पेशलिटी। अगेन प्रिवी स्पेशलिटी जो है एक स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट के अंदर काम करती है। अब ये कंपनी जो है आपके एरोमेटिक केमिकल जो होते हैं ना वहाँ पे काम करती है। अब ये एरोमेटिक केमिकल्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये जो है आपके परफ्यूम्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, फ्रेग्रेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी आपके एरोमेटिक केमिकल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और ओवरऑल अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो अगेन इस इंडस्ट्री के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो प्लेयर की कॉम्पिटिटिव पावर होती है ना, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पावर, वो इंक्रीज हो जाती है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जब आपके इंडस्ट्री के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है ना तब इनकी पावर रिड्यूस हो जाती है। तो करंटली एरोमा स्पेस के अंदर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा लो है, एज अगर आप देखोगे तो एज कंपेयर टू टुडे सिचुएशन। तो यहाँ पे अगेन प्रीवी के केस में अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो अगेन वेरी हेल्दी ग्रोथ आपका 21% के आसपास ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी के अंदर इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, इनके मार्जिन्स जो है मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं कंपनी के। कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग जो है आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, जहाँ पे जो है अच्छा खासा मार्जिन इंक्रीज देखने मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने अगले साल के लिए 20% के आसपास का जो है टॉप लाइन गाइडेंस दे के रखा है, दैट इज अगेन वेरी डिसेंट नंबर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट्स के थ्रू आते हैं। अगेन प्रिवी जो है इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो, और ये जो है मैंने आप हमारे जो पोर्टफोलियो है उसके लिए चूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनका जो है जीवुडान नाम की एक कंपनी है, इनके साथ इन्होंने जो है जॉइंट वेंचर भी बना के रखा है। जीवुडान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है आपकी, जो कि इस एरोमा सेगमेंट के अंदर जो है काम करती है। अगेन ये लोग जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मार्जिन इंक्रीज की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वैल्यू एडेड की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो टॉप लाइन ग्रोथ 20% की भी आ गई, तो आपको जो है कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल सकता है मार्जिन इंक्रीज की अगर मैं बात करूँ तो, और अभी भी कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। इसके बाद जो फिफ्थ स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है TRIL, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफाइज लिमिटेड। अगर आप देखोगे तो ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, ओवरऑल हर चीज़ ठीक ही चल रही है सेक्टर के अंदर। और यहाँ पे TRIL के अंदर देखोगे ट्रिल के अंदर
तो यहाँ आई नो वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है, मतलब 75 का पी है करंटली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रिल करता क्या है, ये लोग जो है आपके ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उन्हें जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जब आप स्पेशलिटी सेक्टर के अंदर काम करते हो तो ट्रिल भी जो है ट्रांसफॉर्मर बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांसफॉर्मर सेक्टर के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कोई ईपीसी कंपनी क्यों नहीं सिलेक्ट की है स्किपर की तरह, तो अगेन ईपीसी कंपनीज के अंदर आपके मार्जिन जो है कमोडिटाइज्ड होने लगे। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आपके ईपीसी सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और ट्रेल के केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, जहां अगेन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम अगर आप करते हो तो उतने ज़्यादा आपके मार्जिन जो है बेटर होते जाते हैं, जो कि आप ट्रेल के केस में देख रहे हो। तो अगेन इनके मार्जिन बेटर हो रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहा है। सीआरजीओ का बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए यूनिट इन्होंने जो है एक्वायर किया है, जहां इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है अगेन रिड्यूस हो जाएंगे। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। गाइडेंस इन्होंने 65 to 70% के आसपास का दिया है टॉप लाइन के लिए आपका FY25 के लिए, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा खासा ग्रोथ गाइडेंस है। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग जो है 17% के आसपास के एबिटा मार्जिन टारगेट कर रहे हैं, 17 से ज़्यादा भी आपके FY27 तक। इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा टेलविंड्स है कि आपको बस कैपेसिटी इंस्टॉल करनी है, ऑर्डर की बिल्कुल भी ज़्यादा कमी नहीं है। अगर आप इनकी ऑर्डर बुक भी देखोगे तो अच्छा खासा ग्रोथ है इनके ऑर्डर बुक के अंदर। और अगेन कंपनी को अगर आप देखोगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, और अगर आप देख रहे हो तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को जो है अच्छा खासा मिल रहा है। तो फिफ्थ कंपनी जो हमने सिलेक्ट की है वो हमारे ज्वेलरी सेक्टर से सिलेक्ट की है। इस कंपनी का नाम है पीएन गाडगिल। अब पीएन गाडगिल जो है अच्छा खासा री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि अगेन आई नो यहाँ के Q4 के नंबर्स पीएन गाडगिल के अच्छे नहीं आए, 5% का ग्रोथ देखने मिला है, सब पता है मुझे। बट एक चीज़ है पीएन गाडगिल के अंदर कि इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब 34 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर आप कल्याण को देखोगे तो कल्याण जो है 80 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। तो वहाँ से जो है पीएन गाडगिल के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है अभी भी बनकर आती है। अगेन यहाँ अगर आप इस साल का ग्रोथ देखोगे इनका, तो 25% से जो है कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है। दैट इज़ अगेन वेरी हेल्दी। अगर आप कंपनी का अपडेट देखोगे, अभी जो Q4 का अपडेट आया है, तो ये लोग जो है इनके शोरूम्स आई थिंक अराउंड 50% के आसपास इंक्रीज करने वाले हैं। कल्याण भी वही पेस पे इंक्रीज करने वाला है। इनका जो स्टड रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है। जितना ज़्यादा आपका स्टड रेशियो इंक्रीज होता है उतना ज़्यादा आपके मार्जिन्स इंप्रूव होते जाते हैं। तो कंपनी अपने मार्जिन्स के ऊपर भी फोकस कर रही है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है आपको रिटेल कंपनीज के अंदर ट्रैक करने के लिए, तो अगेन वो भी इंप्रूव हो रहा है। तो इसलिए जो है पीएन गाडगिल मैंने सिलेक्ट किया है। आपके ज्वेलरी स्पेस के अंदर थोड़ा वैल्यूएशन को भी कंसिडर कर किया, क्योंकि इसके पहले जो प्लेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव हो रही थी। अगेन जो 7th प्लेयर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इथॉस। अब इथॉस जो है मैंने कंज्यूमर सेक्टर के थ्रू जो है ये स्टॉक उठाया है। अगेन यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो इथॉस जैसा बिजनेस कोई है नहीं लिस्टेड स्पेस के अंदर। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है आपके जो एक्सपेंसिव वॉचेस है ना उनके रीसेलर्स है और रिटेलर्स है। अगर आप देख रहे हो तो ये लोग क्या करते हैं, जो आपके एक्सपेंसिव वॉचेस होती है इनका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ही जो है 2 लाख रुपीज़ के आसपास है, और मैक्सिमम ये लोग 50-60 इनफैक्ट 1 करोड़ के आसपास तक के भी वॉचेस वगैरह जो है सेल कर देते हैं। उससे ज़्यादा भी किसी वॉचेस का जो है ऑर्डर वैल्यू चल जाता है। तो अगेन इथॉस के केस में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस सुपर्ब। इन्होंने कुछ गाइडेंस दिया था 10x इन 10 ईयर्स, तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो 33.33% का जो है टॉप लाइन ग्रोथ का इन्होंने एवरी ईयर के लिए गाइडेंस दिया है। अगेन इथॉस का अगर आप Q3 का नंबर देखोगे तो 31% से जो है कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की। दैट इज हेल्दी। मार्जिन के केस में अगर आप देखोगे तो हाँ 1% से एबिटा मार्जिन जो है वो फॉल हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपनी देखोगे ना तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज पिछले क्वार्टर के अंदर नहीं मिला था, बट बाकी चीजें ठीक चल रही है। और इसके साथ साथ इथॉस के केस में अगर आप देखोगे तो ये जो है अपने नंबर ऑफ स्टोर्स, जिन्हें ये लोग बुटीक बुलाते हैं, वो लोग भी जो है ये लोग इंक्रीज करने वाले हैं। और ये जो है आपकी प्रॉक्सी प्ले टू प्रीमियमाइजेशन है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके कंट्री के अंदर HNI का नंबर इंक्रीज होते जाता है ना बॉस, उतना ज्यादा जो है ये लोग वॉचेस के ऊपर एक्चुअली स्पेंड करते हैं। तो प्रॉक्सी टू प्रीमियमाइजेशन जो है आप इस कंपनी को खेल सकते हो, इसलिए जो है मैंने इस कंपनी को पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया। अगेन कंज्यूमर सेक्टर के अंदर एक और कंपनी है जिसका नाम है रैडिको खैतान। आप इसे भी जो है प्रॉक्सी टू प्रीमियमाइजेशन के ऊपर खेल सकते हो। आई नो वैल्यूएशन अगेन एक्सपेंसिव, लेकिन रैडिको खैतान क्या कर रहा है, ये लोग अपने मार्जिन अगर आप देखोगे इनके तो मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो है अपने प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। अब कोई किसी को अगर रैडिको खैतान का बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो ये जो है एक अल्कोहल कंपनी है। अगेन यहाँ इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका जो प्रेस्टीज एंड अबव वाला कैटेगरी है, जो इनका सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी है,
वहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। अल्कोहल कंपनी के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ जो है एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। अगेन फिर आप इनके रेगुलर ब्रांड्स देखोगे तो वहाँ पे जो है ठीक है डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ है। और सबसे ज़्यादा इनका कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL वाला सेगमेंट जो है करंटली सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ गाइडेंस मैनेजमेंट ने अगर आप देखोगे तो अगेन डिसेंट दी हुई है, बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही है। और ये अपने प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रॉक्सी टू प्रीमियमाइजेशन स्पेस को जो है खेल सकते हो, इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। अब जो 9th प्लेयर मैंने इस पोर्टफोलियो के लिए चूज किया है उसका नाम है अरमान फाइनेंशियल। अब अरमान फाइनेंशियल के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 2400 के लेवल से स्टॉक जो है अभी करंटली 1300-400 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है एक NBFC है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। माइक्रो फाइनेंस के केस में अगर आप देखोगे तो ओवर लेवरेजिंग की वजह से कंपनी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। NPAs इंक्रीज होते जा रहे थे, GNPAs इंक्रीज होते जा रहे थे, तो अगेन कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह सब रिड्यूस हो रहा था। तो एक पेन पीरियड आ गया था, लेकिन अभी वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग हो गई है और चीज़ें भी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो चुकी है माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर। तो अगेन मैंने जो है इसे एक री रेटिंग कैंडिडेट के तरीके से लिया है, लेकिन अभी तक पता नहीं है, ये जो है बस मैंने ऐड कर रखी है हमारे सैंपल पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि आगे कुछ 1 साल के अंदर जो है अच्छा परफॉर्म करेगा ये स्टॉक। अब इसके बाद जो लास्ट स्टॉक मैंने लिया हुआ है इस पोर्टफोलियो के लिए वो है आनंद राठी, अगेन प्रॉक्सी टू आपका कैपिटल मार्केट। अब आनंद राठी वेल्थ को अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। अगेन आनंद राठी का केस का मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आप कैपिटल मार्केट की वॉलेटिलिटी देखोगे ना तो सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। बट आनंद राठी के केस में इनका जो वॉलेटिलिटी है रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स कम है। मतलब अगर आप देख रहे हो तो जब मार्केट्स भी वॉलेटाइल थे तो ये लोग जो है आराम से 30% के आसपास ग्रो कर रहे थे। और अभी भी इतने खराब सिचुएशन पे भी कंपनी ने अगर आप देख रहे हो तो 20% से अपनी टॉप लाइन जो है ग्रो की है। वो मुझे पता है कि इन्होंने जो है अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ने रिड्यूस किया है। मतलब 20% के आसपास कंपनी अपनी टॉप लाइन ग्रो करेगी, यहाँ से ऐसे बताया कंपनी ने। बट अगेन अगर आप देख रहे हो तो आनंद राठी जो है 50 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है, 48 के पीई के आसपास। दैट इज अ डिसेंट वैल्यूएशन। बट अगेन कैपिटल मार्केट सेक्टर को अगर प्रॉक्सी खेलना था और मुझे सारे वेल्थ मैनेजर्स में से एक सिलेक्ट करना हो तो मैं ऑब्वियसली आनंद राठी को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें जो है पोर्टफोलियो बेसिस पे सोचना है। तो पोर्टफोलियो बेसिस पे अगर हम सोचें तो यार CDSL हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, ये ऑलरेडी वॉलेटाइल स्टॉक हो जाता है रिलेटेड टू आपका कैपिटल मार्केट, तो हमें जो है एक नॉन वॉलेटाइल लेना था। इस पोर्टफोलियो के अंदर एक चीज़ है कि यार मैंने जो है आपके कैपिटल मार्केट सेक्टर को और कंज्यूमर सेक्टर को बहुत ज़्यादा ओवरवेट किया है, क्योंकि मैं इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो ये था पोर्टफोलियो। अगर आपको चाहिए तो इनका वैल्यूएशन वगैरह भी जो है फॉरवर्ड पी वगैरह अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप एक बार बता देना। तो ये सैंपल पोर्टफोलियो है। अब ये सैंपल पोर्टफोलियो तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज इसके पीछे मत जाना। ये मैंने आपको बताया कि बस पोर्टफोलियो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है मैंने और किस तरीके का सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन लिया है। तो अब पोर्टफोलियो तो बना लिया, अब करना क्या है? सबसे पहले पोर्टफोलियो की कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट करना है, देखना है कि कौन सी कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है। एंड देन उसके बाद जब परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तब कंपनी को रिवॉर्ड करो, जब परफॉर्मेंस खराब आ रहा है तो कंपनी को जो है अगेन पोजीशंस कट करनी चाहिए हमें। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अर्निंग्स ग्रोथ नहीं मिल रही है, बिजनेस का जो मोट है वो रिड्यूस होते जा रहा है, तो तब हमें जो है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करना चाहिए। तो आप जो है इस पोर्टफोलियो को ट्रैक करो, रीबैलेंस करो आपके हिसाब से और प्ले करो इस पोर्टफोलियो से। ये सैंपल पोर्टफोलियो है जो कि मैंने आपको जो है बनाकर दे दिया। अगेन एज टाइम जैसे जैसे कंपनीज परफॉर्म नहीं करेंगी तो ये पोर्टफोलियो की कंपनीज के नाम भी जो है चेंज होते रहेंगे। अगेन एक और चीज़ है कि यार ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हम इस पोर्टफोलियो को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या 7 मंथ्स ये पोर्टफोलियो जो है किस तरीके से परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ इस वीडियो को जो है मैं इतना ही रखूंगा। होपफुली आपको समझ गया होगा कि यार पोर्टफोलियो बनाते कैसे है और किस तरीके से हमने जो है एक इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो बनाया। अगेन इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक जो है नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। अगेन आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए ना तो इस वीडियो को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करना और इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है आपका कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। दैट्स इट, आयुष साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।